तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। सबसे पहले हम लोग रिक्रूटमेंट को देखते हैं कि रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है। तो अगर हम रिक्रूटमेंट को एक सीधे सेंटेंस के अंदर डिफाइन करना चाहें बहुत ही सिंपल भाषा में, तो उसको हम सिंपली यही बोल सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द कैपेबल एम्प्लॉयज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप सबको पता है कि अगर मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, तो उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग रोल्स होंगे, बहुत सारे अलग अलग क्या होंगे, प्रोफाइल्स होंगे, जैसे कि इंजीनियर का, सीनियर इंजीनियर का, है ना, स्टोर मैनेजर का, क्वालिटी मैनेजर का, इम्प्रूवमेंट आपका जो भी अलग अलग तरीके के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रोफाइल्स हो सकते हैं। तो उस सभी प्रोफाइल्स को भरने के लिए, यानी कि जो भी वैकेंट पोजीशंस होती हैं उन सभी को भरने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, ऐसे कैंडिडेट्स यानी कि जो भी कैपेबल कैंडिडेट्स होंगे, जिनको उन सब के बारे में अच्छी सी नॉलेज होगी, जिनके पास में उस पर्टिकुलर एरिया में क्वालिफिकेशन होगा, उस तरीके की स्किल सेट होंगी, उन सभी कैपेबल एम्प्लॉयज़ को क्या करोगे कि आप इकट्ठा करोगे। ठीक है, तो हम इसको ही क्या बोल रहे हैं कि इसी को रिक्रूटमेंट, यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि कैपेबल हों, यानी कि जो भी वैकेंट पोजीशन हो, यानी कि अगर हमारे पास में मान लो कि एक सीनियर इंजीनियर का एक पोजीशन खाली है, एक यानी कि सीनियर इंजीनियर की एक क्या है कि वैकेंट पोजीशन है, तो अब इस वैकेंट पोजीशन को भरने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी कैपेबल एम्प्लॉयज़ को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जिनकी स्किल सेट, जिनकी क्वालिफिकेशन, जिनका एक्सपीरियंस उस तरीके के सीनियर इंजीनियर यानी उस वैकेंट पोजीशन को भरने के लायक हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिक्रूटमेंट का क्या मतलब बोल रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द कैपेबल एम्प्लॉयज़, यानी कि हम कैपेबल एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन तक ले करके आ रहे हैं। ठीक है, वो बात की बात है कि उन सभी लोगों में से कौन जो एक बेस्ट सूटेबल होगा, तो उसको हम हायरिंग उसकी बाद में करेंगे, लेकिन केवल ले करके आने की बात हो रही है। केवल अभी हम क्या कर रहे हैं कि उन कैपेबल एम्प्लॉयज़ को कंपनी तक केवल ले करके आ रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सिंपली इसी को हम रिक्रूटमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली इट इज एन एफर्ट टू फाइंड द कैंडिडेट्स, यानी कि एक तरीके का ये एफर्ट होता है रिक्रूटमेंट में। हमको क्या करना होता है, एक एफर्ट करना होता है कि हमको एक यानी उस तरीके के कैंडिडेट्स को फाइंड करना होता है कि हम किस तरीके से एक तरीके का ऐसा ग्रुप बना सकते हैं, एक ऐसे पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा कर सकते हैं, ले कर के आ सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जिससे कि हमको हायरिंग प्रोसेस में हेल्प हो। तो रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेक्शन से पहले का प्रोसेस है, यानी रिक्रूटमेंट क्या होगा, पहले होगा, और सिलेक्शन क्या होगा कि बाद में होगा। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे एम्प्लॉयज़ को, ऐसे कैंडिडेट्स को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन तक ले कर के आ रहे हैं जो कि कैपेबल हों, जिनकी क्वालिफिकेशन, स्किल सेट और एक्सपीरियंस सारा सब कुछ मैच करे। ठीक है, हमारी वैकेंट पोजीशन को भरने के लिए। ठीक है, अब हम उनको ले करके आएंगे, बाकी इंटरव्यू होगा, जो भी सूटेबल कैंडिडेट होगा उसकी हायरिंग प्रोसेस यानी उसका सिलेक्शन प्रोसेस बाद में किया जाएगा, बट उसको केवल ले करके जो आने का काम है, यही क्या है, रिक्रूटमेंट। यहाँ पर क्या चीज़ बताई गई आगे कि एक जो गुड रिक्रूटमेंट का जो भी प्रोसेस होता है उसके अंदर बेसिकली 3 एलिमेंट्स को देखा जाता है। अब ये 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला आपका आता है जॉब प्रोफाइल, यानी कि अगर हमको कोई भी अगर रिक्रूटमेंट करना है, अगर आप एक रिक्रूटर हो या आपको रिक्रूटमेंट करना है, तो आपको एक जॉब प्रोफाइल पता होना चाहिए। ठीक है, आपको जॉब प्रोफाइल पता होना चाहिए कि आप कौन सी पोजीशन के लिए हायरिंग करने जा रहे हो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आप सीनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए आप क्या कर रहे हो, हायरिंग कर रहे हो, या फिर कोई भी ब्रांच सेल्स मैनेजर की हायरिंग कर दो, किसकी हायरिंग कर दो, है ना, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यानी कि प्रोफाइल का नाम, कि प्रोफाइल कौन सी होगी, इंजीनियर होगा, सीनियर इंजीनियर होगा, क्वालिटी मैनेजर होगा, एचआर हेड होगा, कौन से पोजीशन के लिए आप हायरिंग कर रहे हो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, जॉब प्रोफाइल। देन जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं, तो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को रखते हैं जो कि क्राइटेरिया एक तरीके से, जिसमें से हम कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल सेट, इन सभी चीज़ों को हम रखते हैं कि ये क्राइटेरिया कैंडिडेट को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, कौन कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होंगी कैंडिडेट्स को, कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने होंगे, कौन सा क्राइटेरिया सेट रहेगा। यानी कि बेसिकली हम जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जॉब स्पेसिफिकेशन अलग होता है, वो एक अलग आपका बात आ जाता है, बट जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या आप बात करते हो कि हम क्या बात करते हैं कैंडिडेट की
कि मतलब कैंडिडेट के जब भी हम जॉब जेडी की बात करते हैं, शॉर्ट में इसको आप जेडी भी बोल सकते हो, तो जेडी के अंदर मतलब हम ये चीज़ को डिफाइन करते हैं कि यानी काम क्या करेगा आकर के कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट अगर हायर हो जाता है तो उसके बाद में वो काम क्या क्या करेगा, ठीक है, उसको क्या क्या करना पड़ेगा, वो कौन कौन सी उसकी यादें यानी उसकी कौन कौन सी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, तो हम इसको ही क्या बोल रहे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि वो कौन कौन से टास्क ड्यूटीज़ को रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करेगा, ये हम जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन करते हैं। और उसके बाद में रिक्रूटमेंट सोर्स को अभी हम देखते हैं कि रिक्रूटमेंट सोर्स के बारे में हम क्या देखते हैं कि रिक्रूटमेंट सोर्स ऐसा सोर्स होता है जिसके द्वारा हम हायरिंग के डिसीजंस ले सकते हैं, यानी कि रिक्रूटमेंट का डिसीजंस ले सकते हैं कि हमको इंटरनल रिक्रूटमेंट करना है या फिर एक्सटर्नल, यानी कि सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो बेसिकली दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रख लो। जब भी हम यहाँ पर सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। क्योंकि देखो आपको क्या करना है, कैपेबल एम्प्लॉयज़ को ले करके आना है अपनी कंपनी की तरफ, है ना, यानी आपके पास में एक वेकेंट पोजीशन है, ऐसे आप सोचो कि आपके पास में एक वेकेंट पोजीशन है, उस वेकेंट पोजीशन को भरने के लिए आपको क्या करना होगा, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी आपको ये चूज़ करना होगा कि आप इंटरनल हायरिंग करना चाहते हो या फिर एक्सटर्नल हायरिंग करना चाहते हो। तो इंटरनल हायरिंग की हम बात करते हैं तो यानी कि कोई भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है तो उसका हमने प्रमोशन कर दिया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया, उसको अपग्रेड कर दिया या फिर उसको डिमोट कर दिया, ठीक है, या रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को हमने फिर से चांस दे दिया, हाफ सैलरी के अंदर रख लिया, ठीक है, इस तरीके से हम इंटरनल हायरिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन एक्सटर्नल हायरिंग की जब भी हम बात करते हैं तो हम एडवर्टीजमेंट निकालते हैं। लिंक्डइन पे देखते हो आप कितने सारे पोस्ट आते हैं कि हाय एवरीवन वी वांट लाइक वी आर हायरिंग फॉर दिस प्रोफाइल और दैट प्रोफाइल, इस तरीके से करके एडवर्टीजमेंट निकाले जाते हैं, ठीक है। आप सोशल मीडिया के थ्रू और न्यूज़पेपर्स के अंदर यानी कि अलग अलग तरीके से आप एडवर्टीजमेंट को निकालते हो। कैंपस के अंदर रिक्रूटमेंट करते हो, बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो कैंपस में जा करके क्या करती हैं, रिक्रूटमेंट करती हैं, ठीक है, जैसे RSPL ग्रुप हो गया और भी बहुत सारे अलग अलग से ऐसे कंपनियां हैं जो जा करके कैंपस में रिक्रूटमेंट करती हैं, ठीक है। उसके अलावा प्लेसमेंट एजेंसीज हो जाती हैं, यानी जिसको हम लोग आउटसोर्सिंग का वर्क बोलते हैं, जो कि हम किसी को दे देते हैं, ठीक है, आउटसोर्सिंग कंसल्टेंसी हो गया, ठीक है, एम्प्लॉय के एक्सचेंज कर देते हैं या फिर लेबर के कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बेसिकली एक्सटर्नल जब भी हम बात करते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, कॉलेज कैंपस में जाते हैं या फिर सोशल मीडियाज़, डिफरेंट सोशल मीडियाज़ प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं, नौकरी, शाइन, मॉन्स्टर, लिंक्डइन, इन सभी टूल्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी हायरिंग को कर सकते हैं एक्सटर्नल बेसिस पे। और इंटरनल अगर करना हो तो प्रमोशन, ट्रांसफ़र, अपग्रेड, इस तरीके की चीज़ों को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यानी रिक्रूटमेंट सोर्स भी आपको पता चल चुका है कि रिक्रूटमेंट सोर्स क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली रिक्रूटमेंट के बारे में ये था। अब हम लोग इसका देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। तो देखो यहाँ पर जो प्रोसेस बताया गया है ये बेसिकली क्या है कि आपका बुकिश है, बट जो एक मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ वो आपको एकदम प्रैक्टिकल में देखने को मिलेगा। जब भी आप एक रिक्रूटर की पोस्ट पर जाओगे या फिर कहीं भी कंपनी में जाओगे तो आपको बेसिकली करना क्या होगा, सबसे पहला स्टेप जो आता है वो होता है कि आपको कंपनी की नीड और रिक्वायरमेंट समझना होगा कि कंपनी की नीड क्या है, कंपनी की रिक्वायरमेंट कितना है, कंपनी का बजट कितना है, ये चीज़ आपको सबसे पहले समझना है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या आती है बात कि आपको क्या समझना पड़ेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से समझना पड़ेगा कि हम किस पोस्ट के लिए हायरिंग करने जा रहे हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी कि कैंडिडेट के कितना एक्सपीरियंस हो, कितना क्वालिफिकेशन हो, उसके कौन कौन से स्किल सेट हो, उसको क्या क्या आना चाहिए। तो हम उस प्रकार के कैंडिडेट्स को हायर करने के लिए हम डिसीजंस ले सकते हैं, बेसिकली कैंडिडेट आकर के क्या करेगा, ठीक है, ये हम दूसरे नंबर पे पता करते हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं कि जब हमको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं तो हम क्या करते हैं, सोर्सेज यानी कि सोर्सिंग करते हैं, यानी कि सोर्सेज, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना कि सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, तो हम इसमें इंटरनल या एक्सटर्नल हायरिंग का डिसीजन लेना है। तो हम थर्ड नंबर पे क्या करते हैं कि हम सोर्सिंग का डिसीजन लेते हैं कि हमको इंटरनल हायरिंग करनी है, एक्सटर्नल करनी है। जब हमको पता चल जाता है कि एक्सटर्नल हमको बाहर से फ्रेश कैंडिडेट्स को लेकर के आना है तो हम क्या करते हैं, लिंक्डइन, मॉन्स्टर, इनमें सभी जा करके जॉब पोस्ट करते हैं, शाइन वगैरह पे जा करके, ठीक है। तो हमको नए नए कैंडिडेट्स मिलते हैं। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे क्या आता है कि हम उन कैंडिडेट्स के पास में कॉल मिलाते हैं, कॉल लगा करके इनिशियल इंटरव्यू लेते हैं कि
आप क्या कर रहे हो एक्चुअल में, वो कर क्या रहे हैं, ठीक है। उनका सीवी वगैरह मांगते हैं कि आप अपना सीवी जो अपडेटेड सीवी वगैरह उसको दो, और अगर वो कैंडिडेट इंटरेस्टेड होता है तो फिर हम उसको क्या करते हैं कि लाइन अप करते हैं फर्दर इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो अब जब वो 5th नंबर पे जब ये पॉइंट आ जाता है कि हम उसको लाइन अप करते हैं आगे के इंटरव्यू के लिए, मैनेजमेंट के साथ में इंटरव्यू के लिए, तो मैनेजमेंट जो भी हायरिंग डिसीजंस का जो भी उसका क्राइटेरिया होता है लेकर के हम कैंडिडेट को आते हैं इंटरव्यू तक लेकर के आते हैं। तो जब कैंडिडेट इंटरव्यू पे आ जाता है तो यहाँ से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में आपका हायरिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी उसको सिलेक्शन करवाना, उसको ऑफर लेटर प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अब हम एक बार बुकिस भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, बेसिकली रिक्रूटमेंट प्लानिंग करनी होती है कि हमको देखना होता है कंपनी का बजट क्या है, कंपनी की नीड्स रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद में हमको क्या करना होता है, सोर्सेज पता करने होते हैं कि हम इंटरनल सोर्स को यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल सोर्सेज का पता को यूज़ करेंगे। देन उसके बाद में उन सोर्सेज के साथ में क्या करना होता है कि कनेक्ट करना होता है, यानी कि इंटरव्यू जो भी हम जैसे कि हम एक रिक्रूटर हैं तो अगर हमको ये चीज़ पता चल चुकी है तो हम उन पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ के साथ में हम क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, यानी कि कनेक्ट करेंगे, यानी उनका सबका इनिशियल इंटरव्यू लेंगे, उनको कॉल मिला करके पूछेंगे, उनका सीवी वगैरह लेंगे। देन उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस का हो जाएगा, यानी सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेप आएगा आगे, ठीक है। तो अब देखो ई रिक्रूटमेंट भी कई बार पूछा जाता है कि ई रिक्रूटमेंट क्या होता है, तो उसके बारे में बेसिकली अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बेसिकली ई रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है, ई रिक्रूटमेंट आप ऐसा समझो, इसको आप ऑनलाइन रिक्रूटमेंट समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप सभी आप जानते हो कि आजकल आप जो भी जॉब पोस्ट होता है सोशल मीडियाज़ के थ्रू आप देखते होगे, जाकर के लिंक्डइन के ऊपर देखते होगे, या फिर नौकरी वगैरह पे आपने सब ने अपना रिज्यूमे सीवी वगैरह अपलोड करके रखा होगा। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली ऑनलाइन रिक्रूटमेंट बोल रहे हैं। तो प्रोसेस ऑफ हायरिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर द वेकेंट पोजिशन यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, ठीक है, पर्टिकुलरली द इंटरनेट। इसमें हम कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि मोबाइल ऐप्स, जैसे कि आपने देखे होंगे ना कि लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, नौकरी हो गया, ये सभी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इसके एकदम बेस्ट एग्जांपल हैं, ठीक है। तो उसके कुछ एक एडवांटेजेस होते हैं और कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों, जब आपका एक बार आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो सिलेक्शन प्रोसेस आता है, और सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हम बात करते हैं कि कैंडिडेट को उसको सिलेक्ट करवाने की। मान लो यहाँ पर सपोज दैट कि आपके पास में एक वेकेंट पोजीशन था, उस वेकेंट पोजीशन को भरने के लिए आपने 10 कैंडिडेट्स को आप अपनी कंपनी तक ले करके आए, और उन 10 कैंडिडेट्स में से आपको क्या करना होगा, उन 10 कैंडिडेट्स में से जो बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट होगा उसको आपको क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो वंस द रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज़ डेवलप्ड, यानी कि हैड डन, उसको इस तरीके से जब वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप जो स्टार्ट होता है वो ये होता है कि आपको एक बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट को क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है वैकेंट पोजीशन के लिए, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि पिकिंग अप द राइट वंस फ्रॉम द ऑल द पूल्स ऑफ द एप्लीकेंट्स एंड एलिमिनेटिंग ऑफ द रेस्ट। इसको हम लोग जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसको हम लोग निगेटिव प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। निगेटिव प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें से अगर मान लो कि 10 कैंडिडेट्स आए तो 10 कैंडिडेट्स में से केवल हम एक को सिलेक्ट करेंगे, बाकी 9 को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो यानी कि रिजेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेटिंग द रेस्ट, यानी कि जितने भी बाकी के हमको ऐसा लगता है वो सुटेबल नहीं तो उनको हम क्या करते हैं, हटाते हैं, इस वजह से इसको हम निगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। तो दिस प्रोसेस कैन बी ऑल्सो रिगार्डेड एज द निगेटिव प्रोसेस बिकॉज इट प्रोसेस रिजेक्ट एज मैनी अनसुटेबल इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसके अंदर हमारे क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। बेसिकली हमको कैंडिडेट की बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए कि कैंडिडेट्स का क्या डेट ऑफ बर्थ है, वो कहाँ का रहने वाला है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें उसको हमको बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म की हेल्प से हमको पता चलती है। उसके बाद में हम इसका क्या करते हैं, सिलेक्शन टेस्ट करवाते हैं, है ना। अलग अलग कंपनियाँ, कोई कंपनियाँ होती हैं बेसिकली डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी बुला लेती हैं, तो उसका हम बेसिकली क्या करवाते हैं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी होती हैं जैसे TCS की जो भी अभी पोजीशंस आई हुई हैं, है ना, उसमें बहुत सारे अलग अलग रोल्स हैं, तो वो क्या कर रही है, बेसिकली एक सिलेक्शन टेस्ट करवा रही है। तो हम अगर चाहें तो टेस्ट करवा सकते हैं और चाहें तो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी बुला सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि एक बार जब कैंडिडेट जो भी है टेस्ट में पास हो जाता है तो उसका हम बेसिकली आगे क्या करते हैं, सिलेक्शन का इंटरव्यू लेते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशंस, यानी कि मेडिकल चेकअप वगैरह देखते हैं कि कैंडिडेट सही तरीके से पूरा
फिजिकल फिट है कि नहीं, उसके कोई कि कोई भी तरीके की डिसीज़, कोई मेजर डिसीजेज़ ना हो, इस तरीके की चीज़ों को हम चेक करते हैं। उसके बाद में हम रेफरेंस चेक करते हैं कि कहाँ से कैंडिडेट आया था, किसके रेफरेंस से आया था, उसका बैकग्राउंड का वेरीफाई करते हैं कि कैंडिडेट जो भी है कहीं क्रिमिनल कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में तो नहीं इन्वॉल्व रहा है। इन सारी चीज़ों को चेक करने के बाद में हम क्या करते हैं, हायरिंग का डिसीज़न देते हैं। हायरिंग डिसीज़न देने के बाद में अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं कैंडिडेट को, और उसके बाद में कैंडिडेट जो भी होता है वो हायर हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टेप्स होते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर कि इस एम्प्लॉय सिलेक्शन के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली। अब इसके कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इससे हमको क्या होता है कि सूटेबल कैंडिडेट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन तक आ सकते हैं, सही कैंडिडेट सही जॉब तक पहुंच सकता है, हमारी कॉस्ट सेव होती है। तो बेसिकली यही सारी बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे कई बार पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के डिफरेंसेस के बारे में बताइए, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। और दोस्तों वीडियो को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को अगर समझ में आता है तो उसको भी लाइक करा करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।